नमस्कार दोस्तों। प्रोडक्टिव एग्रीकोर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चैनल के थ्रू हम अपने कुछ बात को रखना चाहते हैं और कुछ कुछ मुद्दा है जिसपे एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट डिस्कस करना चाहते हैं। मेरा नाम यशराज है, मेरे साथ नीतीश है, राघवेंद्र प्रसाद है और कनिष्क चंद्र है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो राघवेंद्र, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन सा माइलस्टोन जो है वो अचीव हुआ है और उससे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, जो कि एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स हैं, उनको कैसे फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यश। आपने हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में माइलस्टोन की, तो ऐसे तो बहुत सारे माइलस्टोन अचीव हुए हैं, लेकिन जो रिसेंट के जो डेवलपमेंट्स हैं मैं उनकी बात करना चाहूँगा। तो आईसीआर ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम रिलीज करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। ये जो रिजर्वेशन का जो फाइट है, स्ट्रगल है, लगभग हम लोग 3 से 4 साल से तीन तीन साल से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और कंटिन्यूअस इस लड़ाई को ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन और बहुत सारे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके थ्रू भी इन चीज़ों को पुटअप किया गया था पार्लियामेंट में। तो इन मुद्दों को लेकर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था, चीज़ों को बहुत प्रोएक्टिवली तरीके से रखा गया था सरकार के पास। फिर जाके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक बात मेरे को बताइए कि ये ओबीसी ओबीसी रिजर्वेशन जो है ये पहले नहीं था क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि ओबीसी रिजर्वेशन पहले नहीं था। पहले अगर आईसीआर यूजी पीजी और पीएचडी का जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, तो उसमें ओबीसी आरक्षण सिर्फ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो सीट्स होते हैं ना, उसी में था। जैसे आप देखते होंगे कि आईसीआर में क्या होता है कि एक जो एग्जाम लिया जाता है उसमें जो काउंसलिंग होती है, उसमें दो तरह के सीट होते हैं। एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के सीट्स होते हैं, दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया कोटा के सीट होते हैं। जैसे यूजी में 15% और पीजी में 20%, उसको बढ़ा के अब 30% कर दिया गया है। तो ये जो सीटें होती थी, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती थी, उस पर ओबीसी आरक्षण नहीं लगता लागू होता था। सिर्फ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को की जो सीटें होती थी उस पर ओबीसी आरक्षण लागू होता था। इसका कारण ये था कि सरकार जो गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पारित की हुई थी, ओबीसी रिजर्वेशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी आरक्षण का एक एक्ट था। उसके तहत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं, उस पे आरक्षण का क्या प्रावधान होगा, ये क्लियर नहीं था। तो संभव रिसेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल में 2019 में मेडिकल में ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उनके थ्रू ओबीसी को स्टेट मेडिकल कॉलेज के ऑल इंडिया कोटा की सीटों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया। सरकार ने उसको लागू किया। तो उसी को देखकर बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं या सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन है, और भी फर्दर जो कुछ डीएमके के एमपी थे, उन्होंने इस मैटर को पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और फर्दर जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास रखा कि ओबीसी आरक्षण स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया कोटा की सीटों में होनी चाहिए। लेकिन उस समय उनका जवाब ये था कि ये जो रिजर्वेशन है, ये सिर्फ जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट सिर्फ लागू होता है स्टेट सॉरी सिर्फ मेडिकल के फील्ड में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो जजमेंट आया था वो मेडिकल के रिस्पेक्टिव में आया था। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उन्होंने केस किया था कि जो स्टेट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं उसमें रिजर्वेशन लागू हो ओबीसी का। तो वो जीत गए थे केस और वो लागू हुआ। तो जब एग्रीकल्चर में इसको रेप्लिकेट करने की बात हुई तो वो कहेगी ये सिर्फ मेडिकल तक ही सीमित, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट।
लेकिन फिर अगर देखा जाए तो उसी जजमेंट को बेस बनाकर आयुष में भी रिजर्वेशन लागू किया। आयुष जो कोर्सेज है, जैसे आपको आयुर्वेदिक या BHMS और भी कोर्सेज है, उसमें भी ये लागू किया गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेटनरी वेटनरी की जो कोर्सेज हैं, जैसे VVSC और MVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, और मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड जो हैं, उन उन कोर्सेज में, सॉरी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज में ये लागू कर दिया गया, लेकिन मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंसेज में ये लागू नहीं किया गया। आप ये समझिए कि कोई भी, जैसे नीट UG होता है और PG होता है, नीट UG में कोई रिजर्वेशन लागू है और नीट PG में नहीं लागू है, तो ये आपको, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आएगा ना, ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज के जो काउंसलिंग होता है वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया करवाती है, और मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज का जो काउंसलिंग होता है वो ICAR करवाती है। यानी कि जो वेटनरी के जो PG सीट्स होते हैं उस पर ICAR काउंसलिंग करवाती है, जो हम लोग के साथ ही होता है। और जो UG का है वो नीट के थ्रू लिया जाता है ऑल इंडिया कोटा से, उस पर तो रिजर्वेशन लागू कर दिया गया, लेकिन जो ICAR के थ्रू काउंसलिंग होती थी उस पर रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग, इन मुद्दों को लेकर हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस में इन मुद्दों को उठाया। हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास भी लेटर्स भेजे, रिप्रेजेंटेशन भेजे। कुछ MPs हैं बीजेपी के, जो अभी बीजेपी OBC मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी हम लोगों ने ये कम्युनिकेशन किया कि भाई ये लागू होना चाहिए। तो ये बहुत ही लंबा स्ट्रगल रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और ये चीज के नहीं होने के कारण ओबीसी की जो मोर देन 800 सीट्स थी, जो ओबीसी के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए थी, वो जनरल में चली गई थी। जो हाँ, टोटल सीट्स थी उसमें से 800 सीट्स और उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब तो सीट्स बढ़ बढ़ चुकी हैं, तो मोर देन 800 सीट्स जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी, वो रिजर्वेशन ना होने के कारण वो जनरल में मर्ज हो गई थी। तो ये माइलस्टोन वो के हर बाद, साल ऐसा हो रहा था। जी जी, ये ये हर हर साल साल ऐसा हो ऐसा रहा हो है रहा था। जब से आप आईसीआर समझ काउंसलिंग सकते करा हैं। रही है, यूजी एंड पीजी, उसमें मोर देन 800 सीट्स जा रही थी जनरल में, और इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट को क्या है ना, जैसे और सारे कोर्सेज में जब ये लागू हो रहा था, तो उसी समय एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से या डेयर से ये लेटर आना, जिस तरह अभी आया ICAR के थ्रू, उसी तरह एक तरीके से लेटर आना चाहिए, तो ये चीज उसी समय इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। अगर इंटेंशन, अगर देखा जाए उनका इंटेंशन, तो क्योंकि उनको बार बार बताने के बावजूद कि ये आप लागू कीजिए, उनका आर्ग्यूमेंट ये था, ये हम इसलिए लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट हमारे लिए नहीं आया है, वो सिर्फ मेडिकल के केस में आया। अगर मेडिकल के केस में आया तो वेटनरी में क्यों लागू हो रहा है, आयुष में क्यों लागू हो रहा है? आप इन मुद्दों को समझिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक लीगल ओपिनियन लेने के लिए लॉ मिनिस्टर के बाद भी पास भी ये लेटर भेजे, तो उन्होंने क्लियर कट ये ओपिनियन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई आता है, उसको उसको रेफरेंस बना के अदर भी जजमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको देखकर अलग अलग पॉलिसीज भी बनती हैं। तो उसी तरीके से इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जिस तरह अभी निकाली, उस समय ही निकाल कर ये लागू कर देती, तो अभी बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट पहले से मिल रहा है, OBC, खासकर OBC वर्ग के। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में जो जितने भी बच्चे आते हैं वो सामान्य घर परिवार से आते हैं, और किसान परिवार से आते हैं, और मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। वो उनके पास उतना कोई मॉनेटरी या उतना बैकअप नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता अगर ये चीज लागू उस समय ही हो जाता। तो सरकार की ये थोड़ा सा डिलेड डिसीजन था, लेकिन डिसीजन लिया, ये और स्वागतपूर्ण जस्टिस मिला है ये कहीं ना कहीं। जी, बिल्कुल। क्या लगता है जस्टिस जो मिला है वो डिलेड है, या एक चीज और एडेड की, क्या दिक्कत आ रहा था? क्या विल नहीं था गवर्नमेंट का, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मतलब एक स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी में थी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है, बस इसके कारण रुका हुआ था? मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट इस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं, जी जितना जी, इसको बिल्कुल मिलना बिल्कुल। चाहिए था। हाँ, प्रॉपर यही है, अटेंशन ऐसा नहीं कुछ था नहीं है। गवर्नमेंट का, ऐसा इंटेंशन हाँ, खराब वाला कोई मैटर नहीं।
गवर्नमेंट इंटेंशन का खराब वाला फोकस ही मैटर नहीं रहता है, था। क्योंकि वो जानती है कि आज न कल हमको देना ही है। कि क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर अगर ढंग से काम नहीं किए, और जब ये इन मैटर को पुरजोर तरीके से रखा गया, तब जाके उनके कान में जो क्या कहते हैं वो गूंजा, तब फिर मतलब वो जब लोगों ने उस स्टूडेंट्स पर। को ही नहीं चाहिए था तो फिर गवर्नमेंट क्या ही करती है ना। जब हाँ, ये स्टूडेंट्स बात ने भी है। जो है बढ़ चढ़ के आगे आगे हिस्सा लेकर के जो एग्रीकल्चर इस चीज को एजुकेशन के गवर्नमेंट प्रति के सामने रखा। सरकार का एग्रीकल्चर एजुकेशन के प्रति सरकार का इतना उदासीन रवैया हमेशा क्यों रहता है? देखिए नीतीश जी, आपको ये बात समझना होगा कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और हम्म, प्राइमरी सेक्टर में अगर देखा जाए इन्वॉल्वमेंट, तो लोगों का लगभग इन्वॉल्वमेंट कितना है? 50 से 55% जो क्षेत्र जनसंख्या है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। और उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 15 से 17%। आप समझिए पर कैपिटा जीडीपी जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है, उन वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं। सरकार को क्योंकि होता क्या है कि जो जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, वहां से कोई उनको रेसिस्टेंस फोर्स मिलता ही नहीं। आपने कभी कोई आंदोलन देखा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दिल्ली में जाके आंदोलन किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो उनका जो स्थान है, जो वहाँ का जो उनका निवास है, उसका घेराव किया? नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने हमेशा देखा होगा कि नीट पीजी में इस तरह की चीजें हुई तो एम्स दिल्ली में हड़ताल हुई, पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। लेकिन कभी आप एग्रीकल्चर के फील्ड में ऐसा नहीं देखे होंगे। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि बच्चे अवेयर नहीं है अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। और वो अपने हक को समझेंगे कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इस देश में सबसे बड़ा इशू है। हमारे देश की लगभग 60 से 70% जनसंख्या रूरल एरिया में रहती है, और उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर। हमें ये समझना होगा कि जो आप प्राइमरी सेक्टर में 50 से 60% लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें से लगभग 20 से 30% लोगों को आपको निकाल के किसी दूसरे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में लगाना होगा। इसके लिए उनको स्किल्ड बनाना होगा, उनको एजुकेशन देना होगा, उनको जो बिजनेस देना होगा। ये काम एग्रीकल्चर स्टूडेंट को करने को प्रेरित करना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट खुद अपने हालातों से जूझ रहा है, उनको खुद उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो क्या रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि सरकार का उदासीन रवैया है, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट चाहती है। कोई भी सरकार हो, प्रेजेंट हो पास्ट हो, सारे सरकार चाहती है कि जो फार्मर्स हैं उनका फार्मर का ये समस्या नहीं है कि उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मार्केटिंग, ये तो है ही, ये तो बेसिक समस्या है ही। लेकिन आप ये समझिए कि गांव में या हमारे देश में कितने ऐसे फार्मर्स हैं जो कि जिनके पास प्रॉपर लैंड है कि वो उस लैंड पर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके अपने आजीविका आजीविका को अच्छे से चला सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सकते हैं। है कि जैसे कि एआई का ये जमाना है, हर जगह एआई का यूज है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जैसे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का हर जगह यूज है। तो मेरा सवाल ये है कि कृषि शिक्षा में, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आज के ज़माने में जो हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें एआई का कितना हमें पढ़ाया गया है, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया गया है, और उसमें क्या संभावनाएं हैं इसमें, और मतलब इसमें पे क्या जोड़ सकते हैं करिकुलम में। इस पर मेरा आप सबसे मतलब एक सवाल है कि इसमें और क्या संभावनाएं हैं इसको और सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए, अगर मैं अपनी राय की बात करूँ तो एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर में जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका उपयोग होना चाहिए। और उसका उपयोग करके हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्शन और बेनिफिट ले सकते हैं, खासकर किसान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो। रही बात अभी की क्या मौजूदा स्थिति है, तो मौजूदा स्थिति में सरकार प्रयासरत है, और प्रयासरत है, और बहुत सारे सब्सिडीज नए भी दे कोर्सेज रही है। भी आ रहे हैं हाँ, यस, एग्रीकल्चर में भी, आपको तो नए नए आप कोर्सेज, खुद, मशीन लर्निंग यस एंड ऑल। यस है, कनिष्ठ है, ये लोग जीआईएस पर अच्छा काम कर चुके हैं, तो ये लोग अच्छे से तरीके से आपको बता पाएंगे
एक्चुअली में इस सेक्टर में कितना काम हो रखा है और काम करने की जरूरत है, तो ये सब आप बता सकते तो बताएं। जिस पेस से एआई मतलब कि आगे बढ़ रहा है, और जैसे कि अब थोड़े दिन पहले जो है गूगल ने भी गूगल जेमिनी जो है एक एक जैसे जी। चैट जीपीटी है वैसे ही जेमिनी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो इन जनरल किसी भी रिसर्च के फील्ड में जो है इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा मतलब कि आने वाला है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ह्यूमंस जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे तो जाएंगे ही, साथ में कंपटीशन भी बढ़ेगा इन सब चीजों से। ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या, किसके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, अमंग फार्मर्स या साइंटिस्ट, या किस सेंस में आप ये नहीं, हम बात बोल रहे साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट और मतलब कि एकेडमिक्स के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं कि एकेडमिक लेवल पे जो है इन चीजों के आने के बाद जो है मतलब कि कंपटीशन जो है अच्छा खासा बढ़ेगा। और इसके साथ वही बताया ना मैंने कि जो ह्यूमंस है वो अपने मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल तक मतलब कि चले जाएंगे। ठीक है। मतलब कि जहां तक हम्म। किसी भी चीज का जो मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे कि जैसा हम कि हम लोग लोग नहीं, मेरा जानते समझ। हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ फार्मर्स बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो। आज के ही डेट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का यूज करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो लोग बहुत ही साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट का उपयोग करके फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अब इसका दो पार्ट है, एक आप स्टूडेंट के तरफ से देखिएगा और एक आप फार्मर्स के तरफ से देखिएगा। पहले फार्मर्स के तरफ से अगर आप देखिएगा तो ये बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत सारे काम हुए हैं। इवन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब बहुत हाँ, इमर्जिंग फील्ड है ये। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो ये कम्प्लीटली न्यू एरा है। ठीक है, मतलब ऐसा कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अभी ऐसा सोच भी नहीं पा रहे हैं कि जो काम वो लोग इतना मेहनत से कर रहे थे एआई अब इतनी आसानी से कर दे रहा है। जहां पर स्टूडेंट्स इतनी मेहनत से एक पूरा 800 1000 पेज का पीडीएफ पढ़ करके एक थेसिस लिख रहे थे और वो थेसिस सबमिट कर रहे थे अपने फाइनल पीएचडी के फाइनल सबमिशंस के लिए, वो वहां एआई ये सेम काम 5 मिनट में कर दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर इसका यूज करें, एआई का यूज करें, चैट जीपीटी का यूज करें, बहुत सारे वेबसाइट्स है उसका यूज करें, तो अपने रिसर्च को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। जहां वो महीने के, अगर आप समझिए कि 20 दिन काम करके एक पार्टिकुलर गोल अचीव कर रही है, वहां एआई का अगर हेल्प ले ले तो आप समझिए कि कितना बेहतरीन यूज हो जाएगा, क्योंकि डाटा की कमी नहीं है। एग्रीकल्चर के इस क्षेत्र में डाटा की बिल्कुल कमी नहीं, बस उस डाटा को एनालाइज करने की जरूरत है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। ये एक इमर्जिंग फील्ड है मेरे अकॉर्डिंग तो। बिल्कुल सही बात है। तो और एआई का भी मतलब कि बहुत सारा वर्जन्स है, जो अभी आपने बात किया प्रिसीजन एग्रीकल्चर और मतलब साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी एक एक पार्ट है। ठीक है। बट ये बहुत क्या कहे इसको क्लासिकल अप्रोच हो गया। अभी के समय में जनरेटिव एआई चल रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि कोई मतलब कोई साइंटिस्ट है जिनके पास कोई मतलब कि कोई नॉलेज है। ठीक है। उसको अगर वो स्केल अप करना चाहते हैं और मतलब कि आईसीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे कड़ी को टच करना चाहते हैं जो सबसे वीक है। क्योंकि साइंटिस्ट देखिए उनके पास अच्छा नॉलेज होता है, अपने फील्ड का बहुत बेहतरीन नॉलेज होता है, लेकिन जो सबसे वीक कड़ी है इस पूरे सिस्टम में वो किसान है। किसान को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है ना। तो अगर कोई साइंटिस्ट के पास कुछ है तो वो वहां तक उसको स्केल कर सकता है। तो तो ये चीज इसमें अभी के समय में जनरेटिव एआई से पॉसिबल है। यस, मैं आपकी बात को समझ पाया, लेकिन आप हमें ये बताइए, अरमान भी हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जी। अरमान आप हमें ये बताइए कि अभी जो आपने बातें सुनी कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो जी। जी। अभी जो हमारा कोर्स करिकुलम है, जो हम लोग यूजी में पढ़ते हैं या जो भी जी। पोस्ट जी। ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इसमें क्या बदलाव होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कोर्स को डिजाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि एआई है, मशीन लर्निंग, ये आपको इंजीनियरिंग के फील्ड से है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए जी, एग्रीकल्चर के। देखिए। तो इस पे आपकी देखिए क्या राय है? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए एआई को समझने के लिए आपको कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर की नॉलेज रखना आपको बहुत जरूरी है।
और आप एग्रीकल्चर फील्ड से तो आप जानते भी होंगे कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का कोर्स होता है। लेकिन सिर्फ एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, एक दो सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है, वो भी एकदम बेसिक लेवल का, उतना ज्यादा कुछ है नहीं। वो अगर कोई कंप्यूटर पढ़ चुका है तो वो 11th में 9th 10th में वो उतना पढ़ा ही होगा, कोई हाई लेवल का है नहीं। तो बेसिक हमें एग्री इन्फॉर्मेटिक्स हम लोग को पढ़ाया जाता हाँ बेसिक तो रखना ही है, लेकिन हमें कुछ उसमें एआई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह को उस कोर्स को डिजाइन करना है ताकि हम उसके बारे, एआई के बारे, उस कंप्यूटर के कोर्स में नॉलेज ले सकें, ताकि हमारे आगे के जो फील्ड हैं हम उसमें, हम कोई भी अगर हम कंपनीज में या भी कोई भी रिसर्च में जाते हैं तो बेसिकली एआई में तो हमको कंप्यूटर का नॉलेज रखना ही होगा। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमें वो हर चीज कंप्यूटर को मतलब हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो भी एआई के हेल्प से। तो उस तरह का अगर हम सिलेबस को उस तरह इंट्रोड्यूस करें तो काफी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट के लिए। है। मेरा सुझाव है। तो एक्चुअली में क्या है कि कोर्स करिकुलम जो होती है जो हमारे देश में, वो आईसीआर का ही हम लोग फॉलो करते हैं जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। आप फिफ्थ तो डीन ये हाँ, फिफ्थ ट्रेन कमेटी का जो सिलेबस है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्दर जो सिलेबस डिजाइन की जाएगी उसमें इस हमें ऐसा लगता है कि सरकार भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसको वो जरूर इंक्लूड करेगी। लेकिन बहुत जरूरी क्या है ना, वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड हो। एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप कहिएगा तो वो कोई इंजीनियर तो बन नहीं सकता, वो कंप्यूटर साइंस जी का जी। एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर का नॉलेज रख के और थोड़ा सा उन चीजों को जान के उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का किस तरीके से बेहतर उपयोग एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, वो हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। तो इन चीजों को उपयोग करना चाहिए, और जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि कम से कम एक ब्रॉडर व्यू बन सके कि क्या क्या इस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, और उन सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका एग्रीकल्चर में यूज करके हम लोग कैसे ही अपने रिसर्च को एफिशिएंट बना सकते हैं और सब चीजों को सही कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो आपको ऐसा लगता है नीतीश जी, आपको इस सवाल का जवाब और मोर और लेस हम्म, मिल गया होगा? हाँ। तो और अगर कुछ मुद्दे पर बात करना हो तो बताइए। आप बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो ये साइंस जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जो कोर जो है वो फार्मर है। जो बेसिक यूनिट है वो फार्म यूनिट है। तो फार्मर्स इस चीज का कैसे कैसे उपयोग कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में लगभग मैक्सिमम फार्मर मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड इतना ज्यादा है नहीं। जो भी लैंड है, जैसे 1 हेक्टेयर से कम लैंड मैक्सिमम फार्मर्स के पास। जो भी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से लैंड कम लैंड है, वो भी फ्रेगमेंटेड है, एक जगह वो भी लैंड नहीं। वो प्रिसीजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का उपयोग उसमें हमें नहीं लगता वो बेहतर तरीके से करने करेगा भी तो उसको वो बेनिफिट आउटपुट मिल नहीं पाएगा। ठीक है। तो हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिकल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जमीन जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं, बहुत ही ज्यादा ऑड है, बहुत ही अनइक्वल। तो रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ एग्रीकल्चर को ही लेकर चला जाए, एग्रीकल्चर के साथ साथ और कुछ सेक्टर को एग्रीकल्चर के कोर्सेज में इंक्लूड किया जाए, ताकि उसको पढ़ के बच्चे रूरल डेवलपमेंट की तरफ, रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का एक बहुत अहम रोल हो सकता है। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रूरल डेवलपमेंट होगा ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन इस पर आप लोग की क्या राय है, बताइए। यस, आप बता सकते हो, बताइए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब रिसोर्स ही नहीं है तो उसका प्रॉपर एलोकेशन क्या होगा, है ना। सही तो बात है। ऑप्टिमाइजेशन भी वही काम करता है जहाँ पे आपके पास रिसोर्स हो और उसमें आपको ऑप्टिमाइज करके जो है आपको प्रोडक्शन अच्छा लेना है। जब रिसोर्स ही नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है मतलब कि कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी भी ज्यादा चेंज नहीं लेकर के आ सकता है। तो इस क्षेत्र में सही बात है कि एग्रीकल्चर से, सिर्फ एग्रीकल्चर से ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट में और भी कुछ कुछ कंटेंट अगर ऐड हो, जैसे कि जो मतलब कि सबसे पहले किसान हम किसको कहते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई किसान है तो वो हर समय खेती ही कर रहा हो। उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम भी होता है ना।
तो उस फ्री टाइम में वो कुछ और भी कर सकता है। मतलब कि वो इन सिटू जो है और कुछ अपने मतलब कि फार्म में भी कर सकता है, या अदर देन फार्म जो है वो और भी कुछ कर सकता है, कोई किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, या फिर कोई छोटा इंटरप्राइज सेटअप कर सकता है ना। या आपका क्या कहते हैं, मतलब कि किसी कोई अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो उसमें काम कर सकता है। तो इस टाइप का अपॉर्चुनिटीज अगर मतलब कि लोगों को मिले तो पैरेलली अगर दोनों चलेगा तो एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब कि एग्रीकल्चर और उसके साथ अगर लोग कुछ और भी करे तो दोनों में फायदा होगा लोगों को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम यहाँ सही पर मैं बात कुछ है। ऐड करना चाहता हूँ बोलिए। कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कि सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जैसे जैसे कि नई न्यू टेक्नोलॉजीज का जो हमारा यूज होता है कृषि में खासकर, तो मतलब कि वहाँ पर किसानों को जागरूक किया जाए, या उनको वहाँ पर बेसिक ग्रास रूट लेवल पर फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी दिया जाए ताकि किसान जो भी एक मार्जिनल किसान भी हो वो भी प्रिसीजन फार्मिंग एआई टूल्स का यूज कर सके। मेरा ऐसा मानना है बात ना यहाँ भाई पर कि जी बोलिए। मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं मेरा जो गांव है यहाँ पर, वहाँ के मैं किसानों की बात मैं करता हूँ पहले। तो वहाँ पे किसान बुआई के समय, कटाई के समय रहते हैं। बुआई कर दी, कटाई कर दी, जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग पर उनको रहना है वो यहाँ रहते हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरे जगह चले जाते हैं, दिल्ली पंजाब चले जाते हैं एज ए वर्कर काम करने के लिए। तो एज एन एमएससी एग्रीकल्चर में हम लोग अब सब एडमिशन ले चुके हैं लगभग। तो हम लोग का ये कहना है कि उन लोगों को क्यों ना यहीं रोजगार दिया जाए, इन द सेंस कि वो लोग हाँ। बाहर नहीं जाए काम करने के लिए। एग्रीकल्चर में बिहार सरकार को या सेंट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कुछ ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिसमें कि जितने भी फार्मर्स हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक सेटअप, एक यूनिट यहीं उनके गांव गांव में डेवलप हो। और फिर वो जितने भी फार्मर्स हैं जो मतलब ऑफ टाइम होता है, ऑफ सीजन होता है, जब उनको फील्ड पे काम नहीं करना होता है, तो वो उसमें काम करे, वहां से वो जो है एक पैरेलली, जैसा यश ने कहा, एक बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है जिसके कारण उस पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक छोटा सा स्पाइस का, मसाले का, अगर वो एक छोटा सा इंडस्ट्री खोल लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा एक, जैसे बहुत सारे मसालों के ऐसे कंपनीज हैं जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हुई और आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो एक ऐसा इसी प्रकार की एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हर गांव पे, ऐसा नहीं कि उनको जाना पड़ रहा है कहीं और, हर गांव पे, गांव गांव लेवल पे इसको एक सेटअप करना चाहिए जिससे कि उस पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हम्म। पहला मतलब चीज तो ओवरऑल ये। एमएसएमईज पर ध्यान देना चाहिए, जी जी कहने का जी, मतलब कि एमएसएमईज पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात एमएसएमईज ये पर कि और दूसरी बात ये कि जैसा कि आपने बताया, फ्रेगमेंटेड लैंड ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक छोटी समस्या नहीं है। इस फ्रेगमेंटेड लैंड के कारण जो है प्रिसीजन फार्मिंग नहीं हो पाती है, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, चाहे वो ड्रोन से मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड है, 1 बीघा 2 बीघा का लैंड है, और इससे इसमें प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब हम लोग आउटपुट ले ही नहीं पाते हैं। या तो वो फार्मर्स बहुत ये ही करे। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, अगर जी जी करे करे भी तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप बहुत बड़े इक्विपमेंट ला तो देंगे, लेकिन जितने में आप जितना इन्वेस्टमेंट उसमें लगाएंगे उससे ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा नहीं। अगर आपका प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर में जितना है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आपका प्रोडक्शन 50 क्विंटल्स है, तो आप मैक्सिमम प्रिसीजन फार्मिंग से 60 क्विंटल कर दीजिएगा। लेकिन ये 50 से 60 क्विंटल का जो आउटपुट है मॉनेटरी टर्म्स में, उससे 10 गुना ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस आउटकम को ऑब्टेन मतलब अचीव करने के लिए। जी तो वो मैं यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक कहना से। चाहता हूँ। जी बोलिए। जी, देखिए, सही बात है कि कोई एक अकेला फार्मर इस एआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता अकेले। तो इसमें हमें चाहिए कि कोई कोऑपरेटिव टाइप से हम सोसाइटी बना के सब मिल के, अगर उस सोसाइटी सब मिल के अगर एआई टूल्स का अगर इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियसली उसे इसी बात पे मुनाफा मैं आ जरूर रहा हूँ। मिलेगा। जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। कोऑपरेटिव्स अगर बनाएगा। जी, हम्म। क्या करे कि कोई कोई भी गांव है तो वो आपस में डिसाइड कर ले कि उनको पार्टिकुलरली किस चीज का यूज करना है।
जैसे कि वो एक छोटा सा एग्जांपल कि वो पोटैटो लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो गांव का पूरा आसपास के सभी इलाके पोटैटो लगाए, ठीक है, आपस में सामंजस्य लेकर के अगर चलेंगे, और तो वहां पर जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो इस प्रिसीजन टूल को प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये बहुत और आपस में एक इफेक्टिव FPO होगा जैसा जिसका बना लें। आउटपुट अगर सब लोग मिल करके ये काम करें, तो जो राघवेंद्र ने बताया कि जो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज्यादा हो जाता है इस टूल को लाने से, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये ब्लॉक लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं, ये चीज अचीव की जा सकती है। बिल्कुल, मेरा भी मानना है। जैसे एफपीओ जी। एफपीओ बनाकर आप, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एमएसएमई का हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं रूरल एरिया में। रूरल एरिया में अगर आप एमएसएमई सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको, आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, लेकिन उस रिसोर्सेस को आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जमीन है, वाटर है, सब कुछ है, लैंड है, वाटर है, लेबर है, कैपिटल भी है, लेकिन आप उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इकट्ठा कैसे होगा? जैसे एफपीओ बनाकर हम लोग इस चीज को, यही काम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का होना चाहिए कि वो क्या करे, एक एरिया में एफपीओ पर, एफपीओ को संगठित करके उस चीज को, क्योंकि मान लीजिए एक इंसान के पास चलिए 1 हेक्टेयर है, लेकिन पूरे एरिया में तो हजारों हेक्टेयर जमीन होगी ना। अगर 1000 हेक्टेयर में आलू लगता है, मटर लगता है, या कोई एक खास क्रॉप लगाया, सॉरी, कोई एक खास क्रॉप लगाया जाता है, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप करना आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4-5 क्रॉप लगातार अगर आप लगा रहे हैं एक खास एरिया में, 4-5 क्रॉप ही लगा रहे हैं खास करके, और उससे रिलेटेड जो आप इंडस्ट्रीज वहां सेटअप कर लें, तो उस एरिया के लोगों को एक इफिशियंट मैकेनिज्म मिल जाएगा कि उस इंडस्ट्रीज में वो काम कर लेंगे, उससे भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा, और वो फार्म में भी काम कर लेंगे। और उसमें आप मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, हैवी बिल्कुल मशीनरी का सही। उपयोग कर सकते हैं। और एक 1000 हेक्टेयर में आप हैवी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। जो नीतीश जी बोल रहे थे कि सरकार करे, तो सरकार को सबसे पहले लैंड को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हम स्प्रे करते हैं ड्रोन से, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो वो 1 हेक्टेयर में करके क्या मिलेगा, वो तो हाथ से भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन जब 1000 हेक्टेयर में होगा, तो एक दिन में जब 1000 हेक्टेयर में अगर आप स्प्रे करते हैं, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज। म्यूट हो गया है राघवेंद्र, आप म्यूट हो चुके हैं। हाँ, सुनिए, तो यही बात है कि हैवी मशीनरी का उपयोग वहीं हो सकता है जहां पर लैंड का साइज बड़ा हो। ड्रोन का उपयोग वहीं हो सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आप कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, वहाँ वो चीज वहीं संभव हो सकता है जहां पर इकट्ठा लैंड बहुत बड़े बल्क अमाउंट में, और उससे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप हैवी मशीनरी का उपयोग करते हैं, ड्रोन का उपयोग करते हैं, तो लेबर आपको कम लगेगा। उसी लेबर को आप डाइवर्ट कीजिएगा इंडस्ट्रीज में, वो लेबर जो बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर हम में यूज इसमें हो रहा है। एक चीज ऐड करना चाहते हैं राघवेंद्र, कि जैसे कि अगर एक FPO बना हुआ है और बहुत बड़े मतलब की लैंड को वो एक्वायर कर रहा है ना, मतलब कि हम्म। कलेक्टिवली बहुत लोगों ने मिल करके उस FPO को बनाया है। अब आगे क्या उनका एम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम फार्म को ऑटोमेट करें, है ना, और अपने समय को बचाएं, और उस समय को हम किसी और चीज में इन्वेस्ट करें, और पैरेलली जो है चीजों का फायदा जो है उठाते चले जाए। इस मतलब कि ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज का जो है फायदा अगर किसान उठाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं वो, है ना। तो यही बिल्कुल, है मैं कि भी ये बात मानता हूँ। मैकेनाइजेशन हो गया या मशीनरीज यूज करके, है ना, वो अपना टाइम जो है एग्रीकल्चर से कट डाउन करे और अपने एनर्जी को किसी और चीज में और अच्छे तरीके से लगाए। मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको वो लोग एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के बाहर इस चीज का एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, और वो जो प्राइस रिटर्न मिलता है ना, वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आए दिन हम लोग ट्विटर पे देखते हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपना टैग करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो वो लोग बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट हम लोग के मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे, तो जो चीज फॉर एग्जांपल यहाँ 100 रुपए में बिक रही है, वो वहां पर आप 300 से 400 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हुआ है ई मार्केट के नाम से। तो आप जो है एज ए एफपीओ, हम लोग जो भी अपना प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग एफपीओ, अगर किसान कोई एफपीओ ज्वाइन करता है, तो वो एफपीओ डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है, और इसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा सिस्टम भी बना के रखा है। तो ये एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा,
कि आप एक पूरा सिस्टम डेवलप होगा, और ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर जो फार्मर्स हैं ना, वो उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, जहां पर एक लैंड पर अगर एक लोगों की जरूरत है वहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं। जहां पर एक की जरूरत है वहां पर 5 काम कर रहे हैं। जहां पर 100 की जरूरत हुआ है वहां 500 काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जहां पर 100 की जरूरत है वहां पर एक मशीन उसका भरपाई कर लेगा। जहाँ 100 लोग की जरूरत है वहां एक मशीन उसकी भरपाई कर लेगी। तो जब एक मशीन आप ले आएंगे तो वो जो 100 लोग भी, जो इफेक्टिव 100 लोग थे वो भी गायब हो जाएंगे। तो आप कम से कम 500 प्लस 100, 600 लोगों को आप रोजगार नहीं दोगे। मशीन लाओगे अगर उसको फिर रोजगार नहीं दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको एक पैरेलल मैकेनिज्म बनाना होगा कि जो आप 1000 2000 हेक्टेयर में जो आप प्रोड्यूस करोगे उसको आप कहीं पर प्रोसेसिंग करो, कुछ बनाओ। अगर आलू उगाते हो तो उससे चिप्स बनाओ, ठीक है। दाल उगाते हो उसका प्रोसेसिंग करो, चावल उगाते हो उसका प्रोसेसिंग करो। अब प्रोसेसिंग करके आप उसको फिर भी बेचो। तो उससे क्या होगा कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है कि जो लोग जो ग्राम, खासकर मैं बिहार और यूपी की बात करता हूँ, यहाँ पर जो जमीनें हैं उसको लोग ऐसा मानते हैं कि वो, मतलब वो रिस्पेक्ट के हिसाब से, जैसे कि मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। वो जमीन को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, वो स्वाभिमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मेरा जमीन है, मैं ही जोतूंगा, कोई और नहीं जोतेगा, ठीक है। इस माइंडसेट को हम लोग को बदलना चाहिए। लेकिन इससे इससे रिलेटेड हमें उनको कुछ और देना पड़ेगा, तब जाकर वो इन चीजों को समझेंगे। आप एक के बदले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखेगा, और ये बेनिफिट उनके लिए वाकई में बेनिफिट होगा, तभी हम लोग इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो अगर आप 1 2 साल में अगर ऐसा करते हैं फिर जाके चीजें उस तरीके से नहीं चलती है, तो जो फार्मर्स है कहेंगे मुझे अपनी जमीन दे दो, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। तो ये आपको एक सिस्टम बनाना होगा। आप जब मैकेनाइजेशन करोगे तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जो अभी मान लीजिए हार्वेस्टिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, अब आप एक कंबाइंड हार्वेस्टर लाते हो, सारे जितने भी उसमें रोजगार उनको मिल रहे वो रोजगार खत्म। तो आपको वो रोजगार जो वहां पर यूज हो रहा था, जो श्रम यूज, लेबर यूज हो रहा था, उस लेबर को उठा के कहीं और आपको उसी एरिया में एम्प्लॉय करना होगा। और वो एम्प्लॉयमेंट तभी हो पाएगा जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहां लगाएं। बिस्किट फैक्ट्री लगाइए, आइसक्रीम फैक्ट्री लगाइए, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज हैं। जो इससे क्या होगा कि एक कैपिटल का एक केंद्रीकरण नहीं होगा, कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों के बीच में वो फैलेगा पैसा। एक खास कंपनी, एक खास ग्रुप के पास, एक खास लोगों के पास रुपया नहीं जाएगा। उस समाज में रुपया का जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी लोगों के पास जाएगा। तो इससे वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होगा, वेल्थ का जो होगा फ्लो होगा। तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन अरमान, चीजों को आपका ध्यान में रख क्या के चीजें। कहना है आपको इस पर? नहीं, बिल्कुल सही बात बोले कि राघवेंद्र प्रसाद का कहना बिल्कुल सही है कि हम एक बात कर रहे हैं कि एआई को लाएं, मशीनरीज को यूज लाएं। ठीक है, मशीनरीज को सही बात है कि हम यूज करेंगे, तो फिर उस लेबर को भी तो हम जो काम कर रहे थे वहां पर पहले से, जो फील्ड में काम कर रहे थे, उसको भी तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार देना होगा ना। नहीं तो फिर बात तो वही हो जाएगी कि हम मशीनरीज ले आए और उसको फिर अनएम्प्लॉय रख दिए, तो फिर तो फायदा तो नहीं हुआ हमारा। तो जो भी है हम तो वहीं पर आके वापस आ पहुंचे, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक हमें दोनों दोनों जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें कभी फायदा नहीं होगा। एक तो मशीनरीज को तो यूज करना ही करना है, दूसरे जो फार्मर्स उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयमेंट देना भी बहुत उतना ही जरूरी है। तो हमें दोनों जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सही बात है, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। तो नीतीश, आप गवर्नमेंट को कुछ चाहिए ऐड कि करना चाहेंगे इस पर? दोनों करें। देखिए, जैसे कि हाँ, ये बात है कि जैसे कि अभी जो प्रॉब्लम हो जाता है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। जैसे मुंबई जैसे शहरों, दिल्ली जैसे शहरों पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स का प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों, युवा जैसे हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ कम पैसे में, कम बुरे हालातों में काम करते हैं। इससे अच्छा हम वो यूथ यूथ पॉपुलेशन को वापस यहीं लाएं,
और यहीं पर एमएसएमई के थ्रू लोन्स देकर के थ्रू छोटा छोटा इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करें, कि बजाय कि बड़ा कोई इंडस्ट्री यहाँ पर कोई स्टेब्लिश करके एमएसएमई छोटा, हर जगह छोटा छोटा इंडस्ट्री अगर आएगा तो ये होगा कि ये बड़े शहरों पर जो प्रेशर हो रहा है, रिसोर्स प्रेशर हो रहा है, पानी की किल्लत हो रही है, जगह की किल्लत हो रही है, तो वो कम होगा। गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, कोई गांव में रहता नहीं है, हर कोई शहर ही भाग रहा है आजकल जॉब के चक्कर में। तो वो, क्योंकि महात्मा गांधी का भी कहना था कि असल भारत गांव में रहता है, गांव में बसता है। गांव में बसता है। तो वही चीज़ मेरा कहना है कि अब जबकि गांधी जी तो चले गए और उसके साथ साथ सारे युवा भी शहरों में चले गए, सही बात है। गांधी तो जी का हमें जो उस चीज़ कहना को था। वापस लाना होगा कि युवाओं को यहीं पर रोजगार देना होगा गांव में। तो इससे होगा कि शहरों में जो भीड़ है वो कम होगी, रिसोर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। हाँ, स्वरोजगार की जो बातें हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं, उस पर यही एक, क्योंकि अगर वर्टिकल अभी ग्रोथ देखें जो तो होता है उससे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे आएंगे। नहीं समझे क्या आप बोले, फिर से एक बार रिपीट कर जो सकते हैं? जैसे कि ग्रोथ का जो कंसंट्रेशन होते जा रहा है, वर्टिकल ग्रोथ जो होते जा रहा है, उससे हम एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे आएंगे। और वो ग्रोथ जो है, जो एकदम 2 टायर 3 टायर मतलब कि टाउन्स है और विलेज है, उसको टच करेगा। बिल्कुल। जैसे अगर अभी आप देखें गांव में, तो गांव में क्या होता है ना, कि गांव में क्या करते हैं लोग, जो एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, इवन छोटी मोटी चीजों को, रिसोर्सेज, वो जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिल पा रही गांव में। तो अगर एक इकोसिस्टम बनेगा, एक बिजनेस इकोसिस्टम बनेगा गांव में, क्योंकि इस देश को, अगर देश को चलाना है ना, तो आपको आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में रुपया आपको कहाँ से आता है? सरकार देती है। सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, यहीं से तो टैक्स आता है, और कहाँ जी। से टैक्स आता है? अगर आप इन्हीं चीजों को नहीं बढ़ावा दीजिएगा, तो सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो आपको नौकरी नहीं देगी। तो फिर कहिएगा कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। भाई नौकरी तो कहिए तो उनको क्या है, वो तो भाई वैकेंसी निकाल देंगे, लो। लेकिन रुपया कहाँ से लाएंगे देने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा सिस्टम बैलेंस्ड रहे, आपको छोटे छोटे उद्योगों पर काम करना चाहिए। एमएसएमई पर काम कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, और भी काम करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है ना, देखिए एक हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी पे पहुंच चुके हैं। जितनी हमारी जरूरत है उतना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं चीजों। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हम किसान है 60%, 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन इनकम है 18%। तो वहां गरीबी तो होना तय, बिल्कुल गरीबी होगी। 60 लोग अगर 18 रुपये कमा रहे हैं, और 40 लोग अगर आप 80 रुपये कमा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या, कहाँ मामला बिगड़ेगा। राघवेंद्र, एग्रीकल्चर एजुकेशन में और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, आप इस पर थोड़ा सा अपनी राय बताइए। देखिए, किसी जैसे हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, अगर बात करें तो मैक्सिमम जो जनता है वो एग्रीकल्चर का जो उस पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एजुकेशन, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्कूल एजुकेशन में भी। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन का उद्देश्य पहले तय होना चाहिए कि क्या, क्यों एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाने के लिए, एसएमएस बनाने के लिए, या ये टीए डीए जो इस तरह का एटीएम बीटीएम का फॉर्म भरने के लिए, किसके लिए पढ़ा? ठीक है, तो ये हम लोग को सबसे पहले डिसाइड करना होगा। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से किस तरह के सर्विसेज लेनी, किस तरह के स्किल सेट उसको डेवलप करवाना, तब जाके आप उनमें वो चीजें डाल पाएंगे। अभी क्या है, अभी कोई चीज, अभी सिर्फ इसको एक जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि कोर्स करो और जहां जॉब आता है वहां अप्लाई करो। ठीक है, स्किल तो किसी के पास है नहीं,
है जिन जो अपने स्तर पर कर पाते, स्ट्रीमलाइंड कोई स्किल डेवलप नहीं करते इस सेक्टर में कि हमको ये स्किल डेवलप करके किसानों को भला करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है। नहीं, हमारा अपना डेवलपमेंट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले अपना सिक्योरिटी देखते हैं, जो कि सही भी है, दिखनी भी चाहिए। खुद सिक्योर नहीं हुआ, खुद का फाइनेंस सिक्योर नहीं हुआ, तो आप देश का क्या कल्याण कर पाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एजुकेशन में बहुत सारे मूलभूत जो बदलाव हैं वो गवर्नमेंट करने सोच ही नहीं रही है, सिर्फ बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ना एग्रीकल्चर स्टूडेंट बात कर रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स बात कर रहे हैं, ना एचआर बात कर रहा है। वो बस कोर्स ला रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, बच्चों को बीएससी एमएससी पीएचडी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं, क्या मोटिव है पता नहीं। साइंटिस्ट बनेंगे, वैरायटी निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, 1000 वैरायटी निकाल लिए, किसान लगा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, ना किसान का फायदा हो रहा है, ना साइंटिस्ट तो अपना गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब है, उनको तो मिल रहा है सैलरी। तो ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है। साथ साथ हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ और क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके, रूरल इकोनॉमी में बूस्ट हो सके। तो एग्रीकल्चर कोर्स को सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मुलेट करना चाहिए जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात हो। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है तो आप उसमें क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ते हैं, डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा सेक्शन, लगभग हाफ ऑफ द कोर्स ये होना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ के करेंगे क्या भाई? हम अपना डेवलपमेंट कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे किसी को क्या लेना देना? फार्मर्स का इससे क्या फायदा? एग्रीकल्चर पढ़ के फार्मर्स का हम क्या कर दे रहे हैं? या हम रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए उनका हम फायदा कैसे पहुंचा दे रहे हैं? हमारे पढ़ाई से उनको क्या मिल रहा है? हम ऐसा एज ए प्रोफेशनल उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम कोई डॉक्टर है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन करता है, किसी का इलाज करता है, वो तो कमाता ही कमाता है, साथ के साथ वो उनका भी इलाज करता है तो उनकी भी जीवन को बचाता है। आपका कमाना तो आपको तो कमाना है ही, हमें अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वो तो हम करेंगे ही। साथ साथ आपके कार्य से किसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या वाकई में बेनिफिट अभी मिल रहा है? नहीं मिल, मुझे तो नहीं लगता कहीं पे मिल रहा है। बिल्कुल थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन एक जिस स्तर पर मिलना चाहिए, जितने ग्रेजुएट हैं उस स्तर पर वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे। तो हम लोगों को कोर्स में बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है रूरल डेवलपमेंट की तरफ। मेरा तो यही टेक है कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पे भी काम होना चाहिए, हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट का कोर्स उसमें पूरे तरीके से ऐड होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई, इनकी बातें होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट की बहुत सख्त जरूरत है, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोर्स का फॉर्मुलेशन होना चाहिए और पॉलिसीज बननी चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, देश में एक एग्रीकल्चर काउंसिल होना चाहिए जो कि रेगुलेट करे एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंटायरली और उन चीजों के ऊपर काम करे। यही मैं कहना चाहूंगा। यश, आपका इस बारे में क्या कहना है? एग्रीकल्चर एजुकेशन पे आपकी क्या राय है? क्या सुधार होना बिल्कुल, चाहिए, क्या सुधार हो सकता है? जैसा कि राघवेंद्र ने कहा कि एक मतलब कि मतलब पैरामीटर्स तो सेट है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर पढ़ करके जो है हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, फिर मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इससे जो कैटर कर रहे हैं हम, क्या लोगों को सही में ये चाहिए भी? तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये चीज जो है धुंधला धुंधला सा दिखता है कि हम लोग जो पढ़ के कर पाएंगे, है ना, तो वो लोगों को चाहिए क्या? जैसे कि हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, तो किसान को क्या सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए? तो ये चीज है कि अगर इसमें कुछ कंपोनेंट्स और ऐड नहीं करते हैं, तो इसमें मतलब कि कोर्स का जो है उतना वैल्यू एडिशन जो है नहीं हो पाएगा। ये कंटेंट है, हम मतलब कि राघवेंद्र से इस चीज पे मैं बिल्कुल एग्री करते हैं। अरमान, आपका इस बारे में क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में क्या और सुधार हो सकते हैं, क्या होने चाहिए? जी बिल्कुल, सुधार तो हो सकते हैं, लेकिन अभी का जो एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो सिस्टम है, सिस्टम तो ठीक है कि एग्रीकल्चर में आप पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज दे रहे हैं आप सब, लेकिन उसका आप यूज कैसे करते हैं किसानों में जाके,
वो बहुत एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि राघवेंद्र ने कहा था कि डॉक्टर है तो वो मरीजों का दवा लिखता है, अपना भी बेनिफिट होता है जैसे कि इसके लिए सरकार ने क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र खोला है किसानों के लिए। लेकिन होता है क्या है कि वो कृषि विज्ञान केंद्र सारे किसान जुड़ नहीं पाते, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट में एक ही कृषि विज्ञान केंद्र होता है, और डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि छोटा मोटा होता नहीं है, काफी बड़ा होता है एक डिस्ट्रिक्ट, सारे किसान जुड़ नहीं पाते। हमें चाहिए कि जैसे डॉक्टरों के लिए हॉस्पिटल्स के लिए हम लोग विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेवा रखते हैं, बहुत करीब करीब जो गांव से रहते हैं उसमें प्राइमरी हेल्थ सेवा होते हैं। उसी तरह के हमें कृषि विज्ञान केंद्र का एक कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट जो है उसका छोटा जो डिवीजन है, उस तरह का हमें खोलना चाहिए, और उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को रखना चाहिए ताकि वो किसानों का जितना भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे को वो देख सके और सब किसानों से जुड़ सके। तो मेरा सुझाव यही है कि उस तरह गवर्नमेंट को करना चाहिए। नीतीश अरमान, आपका क्या एक कहना है? हाँ, एक एक क्वेश्चन इसी के साथ मेरे मतलब मन में आता है कि किसान से जुड़ने के लिए तो आईसीटी माध्यम भी है, उससे भी किसान से जुड़ा जा सकता है, लेकिन जुड़ के करना क्या है, मतलब कि हम किसान तक क्या लेकर के जाए, ये सवाल नहीं है क्या? बात ये नहीं, नहीं है बिल्कुल। कि प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है किसी किसान के पास, वो 1 हेक्टेयर में मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना ले सकता है? 50 क्विंटल एक सीजन। ठीक है, 50 क्विंटल गेहूं ले लिया, 50 क्विंटल राइस ले लिया। क्या उसके पास 1 हेक्टेयर जो लैंड है उससे वो अपना लाइवलीहुड चला सकता है? सिर्फ फार्मिंग तो ये कर एक बड़ा लेगा, सवाल है। प्रोडक्शन भी कर लेगा, मार्केटिंग भी कर लेगा, बेच भी लेगा, क्या उससे वो लाइवलीहुड चल पाएगा? तो सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का सिर्फ इतना ही रोल होना चाहिए कि सिर्फ प्रोडक्शन करवा दे, मार्केटिंग में हेल्प कर दे, या सॉइल हेल्थ देख ले, डिजीज या प्रोटेक्शन कर दे, इतना ही हमारा रोल होना चाहिए? कि ये भी होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्शन होने के बाद जो उनका जो लाइवलीहुड कैसे चले? मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड है, उस 1 हेक्टेयर में जितना मान लीजिए वो कमा पाए, एक एक साल में 1 लाख रुपया कमा लिए, ठीक है, तो एक साल में 1 लाख रुपये कमाना उनके लिए सफिशियंट है। कोई अगर ग्रेजुएट है, अच्छा जॉब में है, तो 5 से 6 लाख रुपए, वो 7 लाख रुपए कमाते हैं मिनिमम। अगर मैं देखूं उन्होंने एवरेज, तो 5 से 6 लाख रुपए उस साल में कैसे कमा ले एक सिंगल इंसान? तो उस डायरेक्शन में क्या हम लोग काम नहीं कर सकते? या काम करेंगे तो किस तरीके का हम लोग को हमारे एजुकेशन में बदलाव चाहिए? हम ऐसा, हमारे अंदर वो क्या क्वालिटी या स्किल होना चाहिए जो कि हम उन उन फार्मर्स या उन रूरल जो पीपुल्स हैं उनमें ये चीजें ला सकें? ये हमारा सवाल है, तो उस पर आप थोड़ा सा हम लोग को अगर बता सकते हैं तो बताएं। देखिए, आपका सही, बिल्कुल सही मानना है कि क्या होगा। देखिए, हम लोग एग्रीकल्चर में जो भी पढ़ते हैं वो एक साइंटिफिक मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है। आपका कहना है कि 1 हेक्टेयर में वो उसके लिए सफिशियंट होगा क्या? जो भी प्रोडक्शन होगा उस फार्मर के लिए उतना मतलब सफिशियंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वो कॉन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो एकदम सफिशिएंट, लेकिन हम जो साइंटिफिक मेथड जो यूज करेंगे वो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। जैसे आप एग्जांपल भी सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो कि एग्रीकल्चर में वो काफी अच्छा साल में मुनाफा कमा रहे हैं। तो वो उतना ही लैंड में वो कैसे मुनाफा कमा रहे हैं? जबकि एक फार्मर है जो कि पुराने तरीके से खेती करता है, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहा। हमें वो नॉलेज उसको प्रोवाइड करना है कि वो जिस तरह वो मुनाफा कमा पा रहा है एंटरप्रेन्योर, वो भी उसी तरह वो मुनाफा पा सके। हमें उस मेथड्स को उसको बताना होगा। ऐसे नहीं कि आप जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं, हम जाके देख लिए कि सही है, आप किसान आया हमारे पास कि कोई डिजीज लगा हम बता दिए, वो नहीं है। हम वो क्या कर रहा है और हमें उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए उस फील्ड में, वो हमारा काम होना चाहिए कि वो कर रहा सही है। अगर सही है तो हम उसे और कितना सही कर सकते हैं, और गलत है तो हम उसे किस तरह सही कर सकते हैं। वो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का काम होना चाहिए, मेरा मानना यही है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी का जैसा जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो एक जॉब सीकर टाइप का है। हमें उन्हें जॉब क्रिएटर टाइप में बनाना होगा। जैसे कि कोई एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट पास आउट हुआ है तो वो कम से कम पांच ऐसे युवाओं को नौकरी दे सके, जो कि बजाय वो मुंबई जाके नौकरी करते हैं या दिल्ली जाके नौकरी करते हैं, बजाय उस 5 लोग को, कम से कम 5-6 लोग को वो अपने गांव में ही नौकरी दे दे। तो मैं समझूंगा कि ये सफल एक मतलब एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है। एक तो खुद को भी
उसने अपने आप को स्वरोजगार दिया और 5 लोग को और रोजगार दिया। मैं यही चाहता हूँ कि मतलब कम से कम 5-6 लोग को वो रोक सके अपने ही गांव में रुकने के लिए, बजाय कोई मेट्रो सिटी में जाए वहाँ जॉब ढूंढे वो। मेरा मतलब इतना ही कहना है। तो नीतीश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने बोला वो बात तो ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन में क्या बदलाव लाए कि कोई ग्रेजुएट इस एबिलिटी का हो पाए कि वो 5 लोगों को जॉब दे सके। मैं ये इसीलिए तो चाहता हम हूँ कि लोग इसीलिए तो हम लोग एग्रीकल्चर एजुकेशन सुधार की बात कर रहे हैं। यही चीज़ तो हमें लाना क्या है। सुधार चाहिए, जैसे कोई कोर्स कोर्स करिकुलम में क्या चीज ऐड होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सुझाव है कि कुछ ऐड करे, किस पोर्शन, जैसे कौन कोई रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है या इंटरप्रेन्योरशिप का पोर्शन है या वही मैनेजमेंट वही। का पोर्शन है, तो किन चीजों को उसमें ऐड होना चाहिए, इस पर आप थोड़ा बताएं। देखिए, पहली सबसे पहला पॉइंट है मेरा पोस्ट हार्वेस्ट, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, वो सड़ जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में पहला हो। फिर दूसरा है कि एमएसएमई बहुत ज़्यादा मतलब होना चाहिए। फिर और तीसरा है कि ये नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपना मतलब क्या हो, अपना इनकम बढ़ा सके फार्मर्स को, ऐसा मतलब अपना एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो सके, ऐसा मतलब ऐसा करिकुलम बनाया जाए। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर बिजनेस का नॉलेज रखता है तो कोई कनिष्ठ चंद्रा है। ठीक है, तो बहुत हम सही बात। लोग इस मुद्दे पर कनिष्ठ चंद्रा का टेक जानना चाहेंगे, वो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, और खासकर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। करने वाले तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हमारे अंदर क्या एबिलिटीज कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया जाना चाहिए, क्या डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि हम जब कोई जब भी हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करें या कुछ भी फर्दर हम लोग आगे अपने करियर में जाएं, तो उसमें हम लोग ग्रामीण परिवेश में किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉय कर पाए, या हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और खासकर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बच्चे इस लायक बन सके कि वो रूरल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर सके। इन पर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात, आपने जो ये लास्ट वाला पॉइंट बोला कि सरकार क्या इसमें कर सके कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहली बात, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसके जितने भी फैसले हैं अभी तक जो होते आए हैं, वो स्टेट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट वो ले सकती है। लेकिन हाँ, बाकी जितने भी ऑनर्स के जितने भी अच्छे टेक्निकल डिग्री हैं, वो सभी को जो है कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसमें कि दोनों सरकारें ले सकती हैं, जी, राज्य जो सरकार और अब केंद्र राज्य दोनों। सरकार और केंद्र सरकार दोनों उस पर डिसीजन ले सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहली बात ये कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए। जब ये टेक्निकल डिग्री, जी जी संविधान में अमेंडमेंट की आप बात कर जी रहे हैं जी, कुल मिला के, बिल्कुल संविधान बिल्कुल। का जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर एग्रीकल्चर एजुकेशन इंडिया, अब मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंडिया में सारे तरीके के एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन सिर्फ एक एग्रीकल्चर एजुकेशन ही ऐसा है जो कि स्टेट लिस्ट में है। इसका क्या कारण है आप बता सकते हो तो बताएं, हम लोग को तो अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, अगर आप लोगों को किन्हीं को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग का डिमांड ये है कि जो स्टेट लिस्ट में होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सके। यही बात कनिष्ठ चंद्रा भी बोल रहे हैं, तो आगे ये बताइए क्या। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, जो रूट कॉज होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये होने के बाद क्या होगा कि अब इस जो भी एग्रीकल्चर एजुकेशन है उस पर डिसीजन जो है सेंट्रल भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। ठीक है, अब हम लोग ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया बने, जो कि ठीक है। जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, उसमें एक नॉर्मल एक जो है सर्टिफिकेशन लेकर के आए कि हाँ, ये एक्रीडेशन का सिस्टम हट जाए, और एक जो होता है ना कि प्रॉपर सर्टिफिकेशन की हाँ ठीक है, ये अप्रूवल या रिकग्निशन टाइप अप्रूवल, की बात। एक रिकॉग्निशन हाँ, हो जाए कि हाँ, ये अब ये जो सिस्टम है, ये यूनिवर्सिटी है, वो अब एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। जिससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
अभी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही जाकर के यूनिवर्सिटी चला रही है, और स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ ही नहीं गवर्न कर रही बनाती है, है, और लॉ ये ही नहीं गवर्न भी बनाती है करती है, और स्टेट वो भी ये गवर्नमेंट तो गवर्न लॉ ही करती नहीं है खुद बनाती है। कि यही होना चाहिए। तो जब ये हम्म, एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया बन जाएगा, तो फिर ये पूरा सिस्टम जो एक सिस्टम में आ जाएगा कि क्या स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है जानना। एक एज ए बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फार्मर्स के बीच में जाऊं और वहां पर फार्मर्स की सभी समस्याओं को सुन के उसका समाधान कर सकूं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बल्कि ओवरऑल, ताकि जो टोटल जो जीडीपी में आप देख रहे हैं 15 से 18%, और टोटल लोग कितने मोर देन 50% प्राइमरी सेक्टर्स में है, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाए। आप देखिए कुछ एक मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, एक मुश्किल से 2 से 5% लोग हैं जो कि पूरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, मैं अभी ये कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इन्वॉल्व है। कॉमर्स का मैं अभी आपको डाटा बता रहा हूँ। मोर देन $30,000 बिलियन का एक्सपोर्ट होते आ रहा है हर साल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और ये बेनिफिट फार्मर्स को नहीं जा रहा है, ये बेनिफिट एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को नहीं जा रहा है, ये कुछ चुनिंदे लोगों को ही जा रहा है जो ये सिस्टम समझ पाए। लेकिन हम लोग के एग्रीकल्चर एजुकेशन में ये सिस्टम ही नहीं समझाया जा रहा है। अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो किसान को 100 रुपए पड़ रहे थे, आप उसको दीजिए ना 1500 2000 रुपए दीजिए, तब ना वो उस पर डेवलपमेंट कर पाएगा। आप उसको 100 रुपया का, हम लोग डिसाइड करते अच्छा कि 10 रुपए बच जाए, 15 रुपया बच जाए, और कुछ लोग उसको एक्सपोर्ट करके इतना काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर फील्ड पे जो भी एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट हम लोग को बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को पढ़ाया जाए, उसमें एक ये टॉपिक जरूर होना चाहिए कि कैसे आप उसको मॉनिटरी टर्म्स में देखते हैं, यानी कि किसान इसको मॉनिटरी टर्म्स में कैसे बेनिफिट लेता है। अगर हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि राइस का प्रोडक्शन करना है, तो हमें साथ ही साथ ये बताया जाए, पढ़ाया जाए और प्रैक्टिकली करवाया भी जाए कि कैसे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप इसको एफपीओज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसका मार्केट जो मार्केटिंग चैनल है, क्वालिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होती है, उसमें आप इस चीज को लेकर के आए और एक पूरा सिस्टम आप इसको लेकर के आए। अगर जेनेटिक्स की मैं बात करूं, तो जेनेटिक्स, अगर कोई एक सब्जेक्ट जेनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट को, तो उससे ओवरऑल आउटपुट की बात हो कि ठीक है ये वैरायटी बन गई, ठीक है, अब इस वैरायटी को आप लोग जो बनाएंगे, ये वैरायटी सरकार लेकर के आई, अब इस वैरायटी को कैसे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों तक लेकर के जाना है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक कहाँ पर, जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी ए डिजीज का इन्फेस्टेशन अच्छा, तो जो नई वैरायटी रिलीज हुई जो ए डिजीज का रेजिस्टेंट है, वहां पर कैसे आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। मॉनिटरी टर्म्स में आपको हर सब्जेक्ट को लेकर के जाना होगा, तभी जो है, और वो भी क्या, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, फार्मर्स के फायदे के लिए भी। अगर फार्मर 100 रुपए कमाएंगे किसी भी चीज से, तो ऑब्वियसली है कि आपको भी 10 रुपए बचेगा, तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये लोग जो 15 दिन 20 दिन का कोर्स करके जो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर का जो दुकान खोल देते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब पर पूरी तरीके से सरकार को रोक लगानी चाहिए। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करें कि इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस चीज का स्प्रे होना चाहिए, इस चीज का इन्फेस्टेशन है, ये चीज यूज होना चाहिए, तब तक वो जो भी दुकानदार है वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सके। क्योंकि अगर दे नहीं सके। जी बिल्कुल, तो इससे क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसका वैल्यू बढ़ेगा और लोग उस पर डिपेंड होंगे। जब लोग डिपेंड होंगे तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को काम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया बन चुकी है, ठीक है, अगर बन गई तो आप समझिए कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से डेवलपमेंट होगा। तो ये जितने भी प्रिस्क्राइब्ड वाली चीज थी, अब जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नीम बेस्ड जो ग्रीन डॉट्स जो होते हैं, जो कि ऐसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे चीजों को वो प्रमोट करेंगे। लेकिन ऐसे चीजों में कमीशन बहुत कम होता है, इसीलिए जो दुकानदार होते हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या लगा है, वो सीधा बोलेंगे ये लीजिए फंगीसाइड, ये लीजिए इंसेक्टिसाइड, इसको मिला के स्प्रे कर दीजिए।
उसको उनको कोई मतलब नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रेसिडुअल इफेक्ट कितना है, कि इसका हेल्थ इशू रेसिडुअल क्या होगा इफेक्ट क्या इससे। है, हेल्थ इश्यूज क्या है। तो क्योंकि यहाँ ये पर लोग, एक उनको पता थोड़ी ना है। हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता है कि कोई अगर इंसेक्टिसाइड है, अगर वो इंसेक्ट को मार रही है तो इंसान को भी उतना ही, उसके नर्वस सिस्टम को भी इतना ही इफेक्ट करती है। जी जी तो ये चीज उनको पता नहीं है, तो वो मार रहे हैं। उनको लग रहा है पानी है, पानी में कुछ मिला हुआ है, मारो, धनाधन मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ठीक है। क्यों ऐसा तो वो क्यों ये करते बात, हैं? क्योंकि उनको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट होती है। वो 100 रुपए का चीज कोई को 1500 रेगुलेशन ही रुपए में नहीं है ना, बेचते हैं। कोई रेगुलेशन ही नहीं है। जैसे आप कोई मेडिसिन अपने अपने हिसाब से नहीं ले सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। ये भी एक तरीके का केमिकल्स हुआ है ना। आप जी अगर जी अगर आप किसी लैंड पर अगर आप हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़कते हैं या फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करते हैं, तो वो लैंड बंजर होती है। वो फर्दर फिर पूरे पूरे पॉल्यूट करती है। लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, पूरे एरिया का प्रॉब्लम क्रिएट होता है उससे। तो क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी फिर सरकार को, कि अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के जो क्वालिटी मैनेजमेंट आप जैसे कहें, एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर वो प्रॉपर उसका एक एग्जाम होगा कि कौन, लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन भी होना चाहिए तब तो। अगर लाइसेंस अगर आप दे रहे हैं कि कोई ग्रेजुएट ही प्रिस्क्राइब करेगा, तो उनका तो उस एबिलिटी के ग्रेजुएट भी तो होने चाहिए कि जो इस लेवल के हो, जो प्रिस्क्राइब कर सके। उसके लिए तो फाइनल आपको जिस तरह एक लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में लाइसेंस का जी जी जी। मेडिकल वगैरह में लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन होता है, उस तरह का होना चाहिए, ताकि चीजें को जो समझ सकता है वही उस चीज को प्रैक्टिस करे। जो नहीं समझ सकता है उसको फिर वो अगर आप दे रहे हैं तो फिर गड़बड़ होगा, नो डाउट। लेकिन हाँ, अभी अगर आप कहते हैं कि ये सरकार करे, तो उसके लिए सबसे पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ही ये चीज इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर एकाएक करती है तो फिर फार्मर्स को प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर दिक्कत उनको हो जाएगी। लेकिन सरकार कर रही है, बिहार में एग्री क्लिनिक्स हर एक ब्लॉक में खुल रहे हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल यूज अभी तक ना ही किसान को पता है ना ही जनता को पता है। तो उस चीजों को करने में, अवेयरनेस फैलने में समय लगेगा, लेकिन होना चाहिए ये चीज। बिल्कुल आपका एकदम बात सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो भी पढ़ रहे हैं, वो आप समझिए ना कि चैट जीपीटी पे आसानी से अवेलेबल है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें कितना, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप आराम से गूगल करके पता कर सकते हैं। आप ये, हम बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ये पढ़ना चाहिए कि आप उसका कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो। आप सभी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स करिकुलम है वो सभी अच्छा है, सभी बहुत अच्छा से वेल डिजाइन सोच के किया गया है। लेकिन उसमें एक एडिशन होना चाहिए। उसमें एडिशन ये हो कि हर सब्जेक्ट को मॉनिटरी टर्म्स में फार्मर के रिलेशन के साथ आप जो है उसको ऐड करिए। जिससे देखें, क्या होगा कि फार्मर्स को कैसे फायदा, सही बात है कि अगर अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पढ़ के अगर फार्मर्स को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या मतलब इस कोर्स को चलाने का। सरकार तो बोझ, मतलब इतना खर्च कर रही है तो बर्बाद कर रही है ना। और कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे भाई फायदा तो होता है। अरे हाँ, होता है यार, कोई चीज होगा तो उसमें फायदा होता है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। 74 यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं, खाली सब जॉब ले रहे हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बना, एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को पढ़ाने में जितना खर्च कर रही है सरकार, क्या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कंट्रीब्यूशन दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। तो इसमें नहीं। बिल्कुल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की ही गलती नहीं, इसमें सरकार की गलती है कि वो इस लेवल क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप नहीं है वो उस तरह सर्विसेज दे सके। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इस चीज को हम लोग आप धीरे धीरे कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। और कोशिश हम लोग यही करेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर हम लोग अलग अलग पैनल्स को बुलाएं और डिस्कशन करें चीजों को। और एक जो आम जनता है, जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है, फार्मर्स है, उन चीजों में अवेयरनेस फैलाएं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी चीज है, करेंगे, उसके बिना देश नहीं चल सकता है, भोजन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भोजन जो एग्रीकल्चर में जितना डिपेंडेंट है, जितने डिपेंडेंट है, उन डिपेंडेंट को हटा कर कहीं और उस पर उसको उस उन लोगों को कहीं और एम्प्लॉय करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20% लोग अगर एग्रीकल्चर करते हैं, 30% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बचा हुआ लोग अगर कोई और सेक्टर में चले जाते हैं, तो उससे एग्रीकल्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैकेनाइजेशन उसमें बढ़ना चाहिए, तो उससे मैकेनाइजेशन बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे भी डिस्कस करेंगे। और अगर इस पर अगर किन्हीं को और भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, बताइए। तो ठीक है, इस मीटिंग को आज यहीं कंक्लूड करते हुए हम लोग सभी हम्म।
अपनी बातों को समाप्त करते हैं। फिर आप सभी दर्शकों के साथ हम लोग फिर एक बार फिर आएंगे। आप जुड़े रहिए प्रोडक्टिव एग्रीकोर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय